नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, डीएलएड तृतीय सेमेस्टर की गणित की तैयारी के क्रम में आज हम गणित का मॉडल पेपर नंबर 20 लेकर आए। इससे पहले हम गणित के 19 मॉडल पेपर और गणित का फुल कोर्स अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर बाकी के मॉडल पेपर और गणित का फुल कोर्स पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने इस मॉडल पेपर में 15 प्रश्न लिए हैं और जितने भी 15 प्रश्न हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्तर के हैं। तो दोस्तों, अगर आपने इन प्रश्नों को कर लिया तो ये मान के चलिए कि आपके 20 से कम नंबर तो आएंगे ही नहीं। तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये प्रश्न नहीं आते तो आप इन प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं, और अगर आते हैं तो फिर तो बहुत ही अच्छा है। वीडियो को जरूर देखें, लास्ट तक देखें, ताकि एक एक प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ जाए और अगर आपको आते हैं तो आपका रिवीजन भी हो जाए। शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का निशान दबा लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर जो पहला प्रश्न दिया गया है आपके सामने स्क्रीन पर है कि 5:x समानुपात x अनुपात 125 में x का मान ज्ञात करो। तो दोस्तों, ये समानुपात का प्रश्न है। तो यहाँ पर हमें समानुपात का फार्मूला आपको मालूम होगा कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, यानी x और x का गुणा करेंगे और 5 और 125 का गुणा करके दोनों को बराबर कर देंगे। क्योंकि जब संख्याएं समानुपात में होती हैं तो उनका फॉर्मूला होता है उनको सॉल्व करने के लिए कि मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो यहाँ पर वही किया गया है, x और x का गुणा किया गया तो आ गया x स्क्वायर, 5 और 125 का गुणा किया गया तो आ गया 625। तो यहाँ पर क्या हो गया, x स्क्वायर बराबर 625। अब यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो 625 में लग जाएगा अंडर रूट, तो ये लग गया अंडर रूट। अब इसके बाद हमें ये बताना है कि 625 का स्क्वायर रूट होता कितना है, तो 625 का स्क्वायर रूट होता है 25। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई 25। आसानी से आपने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 25। प्रश्न संख्या 2 है, वृत्तखंड क्या होता है, उसकी परिभाषा लिखनी है एक तरीके से। तो वृत्त के चाप और उसकी जीवा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है। जैसे हम आपको दिखाते हैं बना के, जैसे ये एक वृत्त है, अब यहाँ पर हमने ये खींच दिया चाप, ठीक है। तो यहाँ पर जो दो एरिया बन गए, इस जीवा को खींचने के बाद वृत्त दो हिस्सों में बट गया। तो एक हिस्सा ये आपका हो गया ये वाला और एक हिस्सा ये नीचे वाला हो गया। तो यहाँ पर जो बड़ा है उसे कहते हैं हम लोग दीर्घ चाप, याद रहेगा दीर्घ चाप, और ये जो है ये होता है लघु चाप, या फिर हम इसको कह सकते हैं दीर्घ वृत्त खंड, ठीक है। और ये जो होगा छोटा वाला इसको कहेंगे लघु वृत्त खंड। तो ये चीज क्लियर हो गई आपको कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो आप समझ गए कि जो बड़ा वाला है वो कहलाएगा दीर्घ वृत्त खंड और जो छोटा वाला है वो कहलाएगा लघु वृत्त खंड। अगला प्रश्न है, किसी घनाभ में कितने शीर्ष, कोर और फलक होते हैं। सीधा 1 नंबर में प्रश्न आता है कि किसी घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं। कभी कभी तो ऐसा घुमा के पूछ देता है कि एक घनाभ में बोल देंगे कि इसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है तो आप इसकी शीर्ष बताइए। तो आपको कभी भी इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि उसकी कोई भुजा दे रखी है तो हम उसके शीर्ष कुछ अलग बताएं। शीर्ष 8 ही होंगे, कोर 12 ही होंगी और फलक 6 ही होंगे, चाहे घनाभ की जो भुजाएं हैं वो कितनी भी बड़ी हो कितनी भी छोटी हो। घनाभ की जो भुजा है इन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि घनाभ की भुजा कितनी बड़ी है या कितनी छोटी। तो आप समझ गए, शीर्ष हो गए 8, कोर होंगी 12 और फलक होंगे 6। अगला जो प्रश्न है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों के अंक क्रमशः 40, 50, 68, 72, 70 है। इनका समांतर माध्य निकालिए। समांतर माध्य आपने काफी बार निकाला होगा। समांतर माध्य का जो फॉर्मूला होता है, जब अवर्गीकृत आंकड़े दिए हों तो समांतर माध्य का जो फॉर्मूला होता है सभी पदों का योगफल
और बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पर जितने भी पद दे रखे हैं इन सभी को जोड़ लीजिए, 40, 45, 68, 72, 70, और पदों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, तो नीचे 5 से डिवाइड कर दिया। अब इन सभी को जोड़ा तो आ गया 300, 300 बटे 5, तो 300 बटे 5 होता है 60। तो यहाँ पर जो इसका समांतर माध्य निकल के आ गया वो आया 60। आसान सा प्रश्न। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है 3 की पावर 12 गुणे 3 की पावर 7 डिवाइड बाय 3 की पावर 25। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आधार सेम होता है और बीच में अगर लगा हो गुणे का निशान, अगर गुणे का निशान लगा है तो पावर जो होंगी वो जुड़ जाएंगी, अगर बीच में लगा है डिवाइड का निशान तो जो पावर होंगी वो घट जाएंगी। तो ये जो दो पावर है ये जुड़ जाएंगी और ये घट जाएगी। तो वही हमने किया। 12 + 7 होता है 19 - 25। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 19 - 25 हो गया। जब 19 और -25 घटेंगे तो बचेगा 6 बचेगा माइनस का, क्योंकि 25 बड़ा है और उसका चिन्ह माइनस का है, तो हमने 6 में माइनस का चिन्ह लगाया, तो हो गया 3 की पावर -6। अगर आप इतना ही उत्तर लिख देंगे तब भी आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। लेकिन हम इसको एक स्टेप और आगे बढ़ के इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब यहाँ पर 3 की पावर -6 है, हमें इस -6 को +6 में कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या करना होगा, हमें जस्ट अपोजिट कर देना होगा, यानी हर को अंश में ले जाना होगा और अंश को हर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 3 की पावर -6, तो हमने इसको क्या कर दिया 1/3 की पावर 6, यानी जो पावर थी आपकी वो प्लस में हो गई, लेकिन ये नीचे आ गया। अब यहाँ पर 3 की पावर 6 होता कितना है, वो होता है 729। तो इसका जो आंसर आएगा 1/729। तो ये चीज क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। यदि 6 क्यूब बराबर 216 हो तो इसका लघुगणक रूप ज्ञात करो। कई बार बताया है मैंने, जैसे लिखा मैंने लॉग, ठीक। अब यहां पर 6 की पावर 3 है, तो जिसकी पावर होती है वो नीचे ले आते हैं और जो पावर होती है उसको बराबर के उस तरफ भेज देते हैं। यहां पर 6 की पावर 3 थी तो 6 हमने यहां पर आधार में लिख दिया और 3 को उस तरफ भेज दिया। अब क्या करेंगे, जो 216 आपका बचा उसको हमने लिख दिया यहां। log 6 216 बराबर 3, जैसे कि यहां पर आप ये देख सकते हैं, यहां पे लिखा हुआ है log 6 216 बराबर 3। जो पावर होगी बराबर के उस तरफ चली जाएगी और जो बराबर के उस तरफ पहले से है, जैसे कि 216 बराबर के उस तरफ है तो वो इस तरफ आ जाएगा। बस इतना चेंज करना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7। 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 203 गुना हो जाएगा। 200 कितना हो जाएगा, 3 गुना, यानी जो 3 गुना हो जाएगा वो होगा मिश्र धन। क्योंकि जो 200 है वो तो हमारा मूलधन हो गया, उसमें कुछ ब्याज जुड़ेगा और वो बन जाएगा मिश्र धन। और यहाँ पर बोल रहे हैं कि 200 जो है वो 3 गुना हो जाए। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो मूलधन है वो 200 है, जो मिश्र धन बनेगा वो 200 × 3 यानी 600 हो गया। अब यहाँ पर आपको ये मालूम है जो ब्याज होता है वो मिश्र धन में मूलधन घटाते तभी तो हमें ब्याज मिलता है। तो यहाँ पर ब्याज आपके सामने है 400, क्यों, क्योंकि मिश्र धन है 600, मूलधन है 200, तो ये घट के आगे 400, यानी जो ब्याज है आपका वो 400। यहाँ पर हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है समय। तो हम सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो यहाँ पर जो मूलधन है वो है 200, दर कितनी है 10 दे रखी, समय निकालना है 100 वैसे ही रख दिया। जो साधारण ब्याज अभी हमने निकाला 400, ये हमने 400 रख दिया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये 1 0 1 0 ये कट गया, 1 0 1 0 ये कट गया। तो यहाँ पर 20 गुणे समय बराबर 400। अब इस 20 को हम बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में, क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है। तो 400 बटे 20 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 20 वर्ष। जो आपका समय निकल के आ गया वो आ गया 20 वर्ष। यहाँ आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये प्रश्न यहाँ पर हो गया कि हमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 200 रुपए 3 गुना हो जाएगा। तो जो आपका मिश्र धन होगा वो 200 का 3 गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 600। तो ब्याज आपके सामने निकल के आ गया 600 - 200 बराबर 400। अब इसका फॉर्मूला लगा दीजिए साधारण ब्याज का और आपके सामने समय निकल के आ गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां पर बता रखा है कि OAB बराबर 30 है, तो ACB बताओ। ये OAB ये 30 दे रखा है और ACB ये वाला एंगल आपको बताना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं
इन ट्रायंगल ओ ए बी, ये वाले ट्रायंगल में देखते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो ओ ए बराबर ओ बी है, क्यों है? क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं और त्रिज्या आप कहीं भी खींच दीजिए वो बराबर ही रहेंगी, ठीक है, चाहे यहां खींच दो चाहे यहां खींच दो, कहीं भी खींच दो, त्रिज्या सदैव बराबर होती है। तो ओ ए बराबर ओ बी, तो इनके सामने वाले जो कोण होंगे वो भी बराबर होंगे। तो ओ ए के सामने कोण बनता है ओ बी ए, और ओ बी के सामने जो कोण बनता है वो होता है ओ ए बी। तो ओ ए बी 30 वैल्यू दे रखी, तो ओ बी ए भी 30 हो जाएगा। अब यहां पर तीनों कोणों को आपस में क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए और 180 के बराबर कर दीजिए। तो क्या होगा, ये आपको पता हो गया, ये पता हो गया, ये आपके सामने निकल के आ जाएगा, एंगल ए ओ बी निकल के आ जाएगा। तो तीनों को आपने जोड़ दिया, ये 30 रख दिया, ये 30 रख दिया, बी ओ ए बराबर 180। अब 30 होता है 60, 60 जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो 180 माइनस 60 बराबर हो जाएगा 120। तो एंगल बी ओ ए आपके सामने निकल के आ गया 120। ये जो आपके सामने एंगल आ गया वो आ गया 120। अब आपको मालूम है कि एक ही आधार पर एक वृत्त की परिधि पर कोण बन रहा है और दूसरा बन रहा है सेंटर पर। तो जो सेंटर वाला कोण होता है वो दोगुना होता है वृत्त की परिधि पर बनने वाले कोण के। तो अगर ये 120 है तो ये आपका हो जाएगा 60। देखिए यहाँ पर हमने करके भी दिखाया। एंगल ए सी बी बराबर हाफ एंगल बी ओ ए हमने निकाला 120, तो इसका हाफ कर दिया तो ये हो गया 60। तो एंगल आपके सामने जो ए सी बी है वो निकल के आ गया 60। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समुच्चय का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है। ए बराबर 60, 8, 9, 10, बी बराबर 5, 6, 7, 8। यहां पर ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी दोनों ज्ञात करने हैं। तो हमने आपको बताया था जब ए यूनियन बी की बात आएगी तो यूनियन का मतलब होता है सब कुछ ले लेते हैं, यहां पर कोई भी चीज रिपीट नहीं करेंगे, लेंगे सब कुछ। जैसे यहां पर ए यूनियन बी हमने किया 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 7, 8 इसमें भी है, 7, 8 इसमें भी है, लेकिन हमने यहाँ पर एक ही बार लिया, कोई चीज रिपीट नहीं करनी है। तो ए यूनियन बी आपका सामने आ गया 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब बात करें ए इंटरसेक्शन बी की। इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि जो दोनों में कॉमन हो, केवल वो लेना है यहाँ पर। तो कॉमन 7 और 8 है दोनों में, तो हमने यहाँ ले लिया ए इंटरसेक्शन बी बराबर ब्रैकेट के अंदर 7 और 8। बस इतना करना है, आपको पूरा 2 नंबर मिल जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। एक घनाभ की नाप 50 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर है। इस प्रकार के 20 डिब्बे बनवाने के लिए कितने रुपए की टिन खरीदनी होगी यदि 1 वर्ग मीटर टिन की चद्दर का मूल्य 100 रुपया है? तो इसमें एक चीज समझने वाली बात है कि यहां पर आपके सामने दे रखा है, घनाभ की नाप दे रखी। जैसे आप कभी भी कोई भी डब्बा बनवाएंगे, ठीक है, तो डब्बे के जो बाहरी आवरण होगा यानी ये वाला एरिया, ठीक है, इसी पर तो टीन लगेगी। ऐसा तो है नहीं कि पूरा अंदर तक टीन भर जाएगी। जब अंदर तक भर जाएगी तो वो डिब्बा कहाँ रह जाएगा? तो ये चीज तो आपको क्लियर है ना कि जब भी डब्बा बनेगा तो केवल उसके चारों तरफ ही लगेगी ना। तो यहां पर हमें जो फॉर्मूला लगाना है वो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला लगाना है। अब यहां पर ये कंफ्यूज नहीं होना है कि हम यहां पर ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी तो हम यहां पर आयतन का फॉर्मूला लगा दें, नहीं। आयतन का फॉर्मूला जब लगाएंगे जब सब कुछ बात होगी, टोटल की बात होगी, इसके अंदर की भी बात होगी, तब हम आयतन का फॉर्मूला। जैसे हम अगर इसी डब्बे में पानी भर दें तो ये पूरा फिल कर देगा ना पानी से, तब हम उसका आयतन या धारिता निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि हमें डब्बा बनवाना है और उसमें टीन जो लगेगी, टीन तो केवल आवरण होता है ना बाहर का, ठीक है, बाहर ही तो केवल टीन लगती है। तो यहां पर जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा संपूर्ण पृष्ठ का। तो यहां पर हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एक डिब्बे को बनवाने में कितनी टीन जरूरत पड़ रही है और उसके बाद हम 20 डिब्बे का निकाल लेंगे। तो एक डिब्बे का निकालने के लिए हमें संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एल होता है लंबाई, बी होगी चौड़ाई और एच होता है आपकी ऊंचाई। तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर कुछ क्लियर नहीं है कौन लंबाई कौन चौड़ाई, तो आप अपने हिसाब से रख लीजिए। इसको लंबाई मान लेते हैं, इसको चौड़ाई और इसको ऊंचाई। तो यहां पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 ब्रैकेट एल बी यानी 50 इंटू 40, फिर दूसरा 40 इंटू 30 बी एच हो गया, और एच एल है
30 इंटू 50, तो ये हो गया आपके सामने। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो 50 40 का गुणा करेंगे आएगा 2000, 40 30 का गुणा करेंगे 1200, 30 और 50 को गुणा करेंगे 1500। अब तीनों को आपने लिया जोड़, हो गया 4700, 2 से गुणा किया तो हो गया 9400 वर्ग सेंटीमीटर। क्योंकि सारी वैल्यूज सेंटीमीटर में थी तो यहां पर जो संपूर्ण प्रश्न निकल के आया वो वर्ग सेंटीमीटर में आया। अब ये तो हो गया एक डब्बे में जितनी टीन लगी हुई है उसका ये एरिया है। अब बात करें 20 डिब्बे में कितने लगेगी, तो एक डब्बे में 9400, तो 20 डिब्बे में 20 से गुणा कर देंगे तो ये आपके सामने हो गया 1,88,000 वर्ग सेंटीमीटर। ये टीन लगेगी 20 डिब्बों में। लेकिन यहां पर जो रेट दे रखा है वो रेट दे रखा है 1 वर्ग मीटर का, और हम यहां पर निकाल क्या रहे हैं, हमने यहां पर निकाला है 1,88,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें वर्ग सेंटीमीटर को बदलते हैं वर्ग मीटर में। तो आपको मालूम है 10,000 वर्ग सेंटीमीटर होता है 1 वर्ग मीटर के बराबर। कैसे होता, देखिए 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम अगर 1 वर्ग मीटर, अगर किसी का वर्ग करेंगे तो हमें 2 बार गुणा करना पड़ेगा, 1 इंटू 1, तो ये तब होगा वर्ग मीटर। अब जब 1 इंटू 1 कर रहे हैं तो इधर 100 इंटू 100 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये चीज समझ गए। और यहां पर जब 1 इंटू 1 करेंगे तब भी 1 ही आएगा। 1 वर्ग मीटर बराबर 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। तो वही हमने किया, 1 वर्ग मीटर बराबर 10,000 सेंटीमीटर। तो 1,88,000 वर्ग सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, सीधा आप 1,88,000 में 10,000 से डिवाइड कर दीजिए, 1 2 3 1 2 3 और ये 1 0 बच गया तो 18.8 वर्ग मीटर आ गया। तो ये चीज क्लियर हो गई। ये कैसे हमने इसको कन्वर्ट किया ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई दोबारा रिवाइंड करिए, देखिए एक एक शब्दों पर ध्यान दीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहां पर 18.8 वर्ग मीटर आ गया। अब 1 वर्ग मीटर टिन का मूल्य था 100 रुपया, तो 18.8 वर्ग मीटर टिन का मूल्य कितना होगा, 100 से गुणा कर दीजिए 18.8 में, तो आ गया 1,880 रुपए का टिन लगेगा 20 डब्बों को बनाने में। तो ये चीज आपको अच्छे से उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा कि पूरा प्रश्न कि कितना रुपया लग रहा है। सबसे पहले हमने ये निकाला कि एक डिब्बे में कितनी टीन लग रही, फिर 20 से मल्टीप्लाई किया तो 20 डिब्बों को टीन आ गए, फिर उसको वर्ग सेंटीमीटर को हमने चेंज कर लिया यहाँ पर वर्ग मीटर में। 1 वर्ग मीटर का मूल्य दे रखा है 100 और 18.8 वर्ग मीटर का मूल्य आ जाएगा 1,880। अब यहाँ पर जो हमने आपके लिए जो प्रश्न दिया है उसका उत्तर आप तुरंत नीचे बता दीजिए। अगले प्रश्न में बढ़ने से पहले, अर्धवृत्त पर बने कोण का आधा है 90, 180, 45, इनमें से कोई नहीं। जो भी ऑप्शन सही है फटाफट नीचे बता दीजिए, कोई भी इसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए, आपको जरूर बताना है। अगला जो प्रश्न है, शीला ने बैंक में 1200 रुपए जमा किया, 3 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए ब्याज मिलेगा यदि ब्याज दर 10% चक्रवृद्धि हो। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला यहां पर लगाना है कि मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस R/100। R जो है वो दर होती है और जो पावर में आती है वो हो गई समय। यानी आपने इसको इस फॉर्म में फॉर्मूला देखा होगा, A बराबर P 1 प्लस R/100 की पावर n। ये जो n है वो समय है, R है वो दर है, P जो है जो कि प्रिंसिपल वैल्यू यानी मूलधन है, और A यानी अमाउंट यानी आपका मिश्र धन है। तो ये चीज समझ गए। मूलधन आपका प्रश्न में दिया है 1200, रेट दे रखा है 10 और समय दे रखा है 3। तो ये चीज क्लियर है। आपको ब्याज बताना है। आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 ये 10 और ये कट जाएगा तो 1/10 आ जाएगा। 1 प्लस 1/10 होता है 11/10। आराम से आप इसको प्लस कर सकते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो 11/10 की पावर हो गई 3, तो 11/10 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया, 1200 गुणे 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10। यहाँ पर 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गए, बचा 12 गुणे 11 गुणे 11 और इन दोनों को 121 कर दिया, तो 12 गुणे 11 गुणे 121/10। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके सामने मिश्र धन निकल के आएगा 1,597 रुपए 20 पैसे। तो ये चीज क्लियर हो गई।
अब आपको मिश्रधन भी आपको मालूम है, मूलधन भी मालूम है, तो आप ब्याज आसानी से निकाल सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन 1597.20 और मूलधन है 1200, घटा देंगे तो निकल के आ गया 397.20, यानी 397 रुपये 20 पैसे इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ गया। ऐसे प्रश्न में सदैव मिश्रधन निकाल लीजिए और मिश्रधन में मूलधन घटा दीजिए, आपके सामने चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। अगर आप एक एक वर्ष का करेंगे तो वो काफी लंबा हो जाएगा, इस तरह आप करेंगे तो फटाक से आपका उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है x² - 4 अपॉन x+2 की होल स्क्वायर। अब यहां पर आपको क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना है और क्या आंसर आएगा वो निकालना। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला बन रहा है a² - b² का। कैसे बनना है? ये जो 4 है इसको हम लिख देंगे 2 की स्क्वायर, तो यहां पर हो जाएगा x² - 2²। तो यहां पर जो फॉर्मूला लगेगा a² - b² का, एक ब्रैकेट में a - b और दूसरे ब्रैकेट में a + b। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक ब्रैकेट में a - b और दूसरे ब्रैकेट में a + b। और यहां पर था x+2 का होल स्क्वायर, यानी अगर किसी चीज का हम होल स्क्वायर करते हैं 2 की पावर 2 करेंगे तो इसका मतलब होता है कि 2 का 2 बार गुणा। 5 की स्क्वायर करते हैं तो इसका मतलब होता है 5 × 5, 2 बार गुणा करेंगे। तो वही यहां पर है x+2 का होल स्क्वायर है, तो x+2 का हमने यहां 2 बार गुणा कर दिया। अब ऊपर x+2 यहाँ है, यहाँ x+2 दोनों कट गए, अब बचेगा क्या? x - 2 अपॉन x+2, यहाँ x - 2 अपॉन x+2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है, यानी स्पीड दे रखी है 48 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दे रखा है 10 घंटे में वो दूरी कवर कर लेता है। अब उसी दूरी को वो 8 घंटे में कवर करना चाहता है, तो उसे कितनी स्पीड लानी पड़ेगी? अब 10 घंटे में 48 की स्पीड से चल रहा है तो वो दूरी मिल रही है। अब उसे जल्दी पहुंचना है, जब जल्दी पहुंचना है तो उसे क्या करना होगा? स्पीड बढ़ानी होगी। तो दोस्तों यहां पर ये चीज आपको अपने मन से सोचनी है कि आखिर हमें करना क्या है। जब 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है तो वो 10 घंटे में पहुंच रहा है, लेकिन अब उसे 10 घंटे में नहीं पहुंचना, उसे पहुंचना है 8 घंटे में। तो जब 8 घंटे में पहुंचना है तो उसको स्पीड बढ़ानी होगी। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए कि अगर आप धीमे चलेंगे तो देर में पहुंचेंगे और अगर आप स्पीड को बढ़ा देंगे तो और जल्दी पहुंच जाएंगे। तो ये चीज क्लियर हो गई। तो इसका ये मतलब है कि ये जो प्रश्न है वो प्रतिलोम समानुपात का है। ठीक है, इस तरह आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि ये प्रश्न कौन सा है। ये प्रश्न है प्रतिलोम समानुपात का, यानी एक चीज बढ़ रही तो दूसरी चीज घटेगी, अगर स्पीड बढ़ेगी तो समय घटेगा। तो जब एक तरफ एक चीज बढ़ती है दूसरी तरफ एक चीज घटती है तो वहां पर होता है प्रतिलोम समानुपात का। और कभी आपने ये देखा है कि अगर एक पेंसिल 10 रुपए की है तो 10 पेंसिल 100 रुपए की है, यानी जब वस्तु बढ़ रही है तो आपका देखिए दाम भी बढ़ रहा है। तो ये चीज क्लियर है। तो जब ये इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो होते हैं अनुलोम समानुपात का, और जब जो राशियां हैं वो एक तरफ बढ़े दूसरी तरफ घटे तो वो होता है प्रतिलोम समानुपात का। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि अभी आपको आगे इसी प्रश्न को करने में आसानी होगी। यहां पर आप देखिए, यहां पर आप इस तरह लिख सकते हैं घंटे और चाल। अब यहां पर जब 10 घंटे है तो 48 की स्पीड से चल रहे हैं, और जब 8 घंटे हैं तो हमें चाल पता लगानी, तो हमने x मान लिया। अब यहां पर वही चीज यहां पर फॉलो होगी कि ये प्रश्न किसका है, अनुलोम का है कि प्रतिलोम का है। जब अनुलोम का होगा दोनों तरफ तीर समान होंगे, और जब प्रतिलोम का होगा तो जो पहला तीर होगा वो तो नीचे जाएगा लेकिन जो दूसरा तीर होगा वो ऊपर जाएगा। ये चीज याद रखेंगे आप। जब प्रतिलोम का सवाल होगा तो तीर अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। ये तीर क्या मायने रखते हैं वो आगे देखिए। अब ये 10 और 8 की तरफ तीर जा रहा ना, तो हमने 10:8 लिख दिया। अब यहां पर x से 48 की तरफ तीर जा रहा है तो उसको हमने x:48 लिख दिया। तो ये चीज यहां पर ये मायने रखती है कि जिधर से तीर आ रहा है उधर से शुरू कर दिया। कि ये 10 से 8 की ओर जा रहा है तो हमने 10 से 8 लिख दिया। ये x से 48 की तरफ जा रहा है तो हमने x:48 लिख दिया। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब ये हो गए समानुपात में, तो अब वही कर दीजिए, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों के गुणनफल। तो ये कर दिया हमने।
अब ये 8 बराबर किस तरफ आ गया, 10 गुणे 48 बटे 8, ये काट दीजिए आप, 8 छंग 48, 10 छक्के 60, x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 60। यानी अगर हमें 8 घंटे में पहुंचना है, अगर उसी दूरी को 8 घंटे में तय करना है तो कार को हमें 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाना पड़ेगा। तो ये चीज आपको इस तरह क्लियर हो गई। अगर आप इसी को बेसिक मेथड से करेंगे, आप अगर समानुपात के प्रश्न हिसाब से नहीं करेंगे तो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप समानुपात की तरीके से कर लेंगे तो बहुत जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है और आधार 15 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करो। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। क्षेत्रफल 45 दे रखा है, आधार 15 दे रखा है, बाकी सॉल्व कर लीजिए। ये 1/2 इंटू 15 बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, 15 हो जाएगा नीचे, 2 हो जाएगा ऊपर, क्योंकि यहाँ पर 2 नीचे है 15 ऊपर है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो बदल जाएगा। 15 3 45, 3 दूना 6, तो यहाँ पर जो ऊंचाई आपकी निकल के आ गई 6 सेंटीमीटर। तो ये चीज क्लियर है आपको। आसान सा प्रश्न था, सिर्फ वैल्यूज रखनी थी। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला रख दीजिए, उसमें वैल्यूज रख दीजिए, आंसर आपके सामने। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है। पार्क के चारों ओर 2.5 मीटर का चौड़ा रास्ता बनाया गया है। यानी ये जो चारों ओर है, ये जो कलर किया हुआ है, रेखांकित जो एरिया है, वो पार्क के चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। अब रास्ते का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। अब इस तरह रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना तो बड़ा कठिन है, लेकिन यहां पर आप आसानी से रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कि रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल, यानी जो ये पूरा एरिया है, इसका क्षेत्रफल निकाल लिया जाए, ठीक है, और उसके बाद उसमें माइनस कर दे पार्क का क्षेत्रफल। ये जो अंदर का पार्क का क्षेत्रफल है, ये माइनस कर देंगे तो आपका रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब सबसे पहले हमें रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो रास्ते सहित पार्क की लंबाई पहले देख लेते हैं। देखिए, जैसे लंबाई की बात करें तो ये लंबाई हो गई इसकी, ये थी 45। अब 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता, यानी 2.5 मीटर ये इधर है और 2.5 मीटर इधर है, यानी 2.5 ऊपर 2.5 नीचे, टोटल हो गया 5। तो 45 + 5 हो गया आपका 50 मीटर। ये चीज क्लियर है। अब इसी तरह चौड़ाई आप देख लीजिए, ये थी आपकी अंदर वाली 30, अब 2.5 इधर 2.5 इधर हो गए 5, 30 5 हो गया 35। तो अब इसका क्षेत्रफल आप आसानी से निकाल सकते हैं। रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल हो जाएगा 50 गुणे 35, ये 50 ये 35, तो 1750 वर्ग मीटर। यानी जो रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल है ये पूरे का, ठीक है, ये कितना आया 1750। अब पार्क का क्षेत्रफल आप बता दीजिए, 45 की लंबाई थी, 30 उसकी चौड़ाई थी, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, 1350 वर्ग मीटर हो गया पार्क का क्षेत्रफल। अब आसानी से आप निकाल लीजिए, रास्ते का क्षेत्रफल जो होगा वो रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल माइनस पार्क का क्षेत्रफल। तो 1750 माइनस 1350, ये निकल के आ गया रास्ते का क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर। आसान था, कुछ नहीं करना था। सबसे पहले हमें ये पूरे का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल, ठीक है। उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ पार्क का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, तो आप इसको माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो रास्ते का ही क्षेत्रफल होगा। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, उम्मीद करता हूं। तो यहां पर इस तरह आपने ये जो 15 प्रश्न देखे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और इन प्रश्नों का स्तर जो है वो काफी अच्छा है। अगर आपने इन प्रश्नों को अच्छे से समझ लिया, अच्छे से कर लिया, तो ये मान के चलिए कि आपके 20+ नंबर तो आने ही आने, क्योंकि इसमें हमने काफी कुछ समाहित कर दिया है कि अगर आपको इन प्रश्नों के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो समझ लिए सब कुछ समझ में आ गया। और दोस्तों, जो हमने आपके लिए प्रश्न रखा था, उम्मीद करता हूं आपने उसका उत्तर दे दिया होगा। अगर नहीं दिया तो अब फटाफट दे दीजिए। अर्धवृत्त पर बने कोण का आधा है 90, 180, 45, इनमें से कोई नहीं। तो जो भी सही उत्तर है नीचे कमेंट में बता दीजिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं। और अगर आप DLED 4 सेमेस्टर की भी मैथ पढ़ना चाहते हैं, DLED 2nd सेमेस्टर की भी मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।